हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वह बिहार एसटीईटी का सेशन है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यह जो पेपर है 1 और 2 दोनों के लिए है, यानी कि माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल दोनों के लिए यह पेपर है। और फ्रेंड्स, यह जो पेपर है यह मतलब टीचिंग ऑफ आर्ट यानी शिक्षण कला का यह पेपर है। और यह जो पेपर होता है शिक्षण कला का वह सभी विषय के लिए अनिवार्य होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कि मतलब कि टीचिंग से कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ मैथ से रहता है, कुछ रीजनिंग से रहता है, और मतलब इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। तो फ्रेंड्स, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या है वह पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है विद्यालय के विकास में सहायक होना। बी ऑप्शन है कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शन जो है ये सारे दायित्व प्रधानाध्यापक के होते हैं, तो ये सारे सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सही, ठीक है। और प्रधानाध्यापक जो होता है वो विद्यालय के विकास में सहायता करना और कक्षा अध्यापक का जो प्रेक्षण करना होता है, ये सब प्रधानाध्यापक का ही दायित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उदाहरण से, व्याकरण के नियम की ओर नहीं, त्रुटियों से पूरी तरह बचे नहीं, ये तो पूरा ही निगेटिव है। व्याकरण के नियमों को रटकर, फ्रेंड्स जहाँ भी रटना याद करना हो वह ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि बच्चों को कभी भी रट के और याद करके नहीं पढ़ाना होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सृजनात्मक लेखन करें, ठीक है। सृजनात्मक का मतलब होता है नवीन चीज़ों की खोज करना, यानी कि नए नए चीज़ों की खोज करना। जब बच्चा नए नए चीज़ों की खोज करेगा या नवीन चीज़ों की खोज करेगा तभी तो उसमें सृजन होगा, रचनात्मक होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये सही है। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये गलत है, क्योंकि भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर बल देना नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब कि जो भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम होता है इस पर बल दिया जाता है, प्रिंट समृद्ध पर दिया जाता है, परिवेश भाषा पर दिया जाता है, ठीक है। केवल वर्तनी की शुद्धता पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी है भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर, ये भी सही है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है, तो बी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, BC हो गया, ठीक है। अभिवृत्ति परीक्षण, नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो फ्रेंड्स 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, अभिक्षमता परीक्षण। जो फ्रेंड्स अध्यापक के शिक्षा संस्था में जब प्रवेश के लिए उम्मीदवार को चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला जो अध्यापक पात्रता होता है उसको हम लोग अभिक्षमता परीक्षण बोलते हैं, यानी कि अभिक्षमता का मतलब हुआ कि उस क्षमता का आकलन करना जो कि एक व्यक्ति के पास भाषा सीखने के लिए है, ठीक है। और उस क्षमता का अक्सर औपचारिक योग्यता परीक्षण का उपयोग करके ही मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है बच्चों को गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि सबसे कम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे कम तो यही हुआ ना, छात्रों को दंडित करना, क्योंकि छात्रों को दंडित नहीं करना होता है शिक्षण में, ठीक है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को दंडित करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब छात्रों को दंडित करेंगे तो छात्र डरेगा, घबराएगा, तो जल्दी कुछ पूछेगा नहीं। इसलिए सरकार मना किए हुए हैं बच्चे को मारने के लिए नहीं, उसको मतलब प्यार से अच्छे
अच्छे से और सरल तरीका से पढ़ाने के लिए बोलते हैं सरकार, इसलिए मारने के लिए मना किए हुए हैं, ताकि बच्चा को मारेगा टीचर, मारेगा पीटेगा तो बच्चा डरेगा घबराएगा, जिसके कारण से वह तनाव में चल जाएगा या फिर बीमारी का शिकार हो जाएगा या फिर शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो इससे बच्चा मतलब कि भय से स्कूल भी नहीं आएगा। तो इसलिए छात्रों को दंडित करना शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का सुगम करता, बी है ज्ञान का भंडार, सी है कक्षा कक्ष का नेता, डी है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्योंकि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार जो एक शिक्षक होता है वह अनुकूल अधिगम परिस्थिति का निर्माता होता है। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स देखिए शिक्षण में जो व्यवहारवादी विचारधारा जो होता है फ्रेंड्स, वह एक लोकप्रिय अवधारणा होता है। ठीक है, जो कि मतलब इस बात पर बल देता है, यानी कि केंद्रित होता है जैसे कि छात्र कैसे सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को। व्हील चेयर यानी कि जो व्हील चेयर का मतलब यानी कि जो बच्चा विकलांग होगा वही व्हील चेयर पर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, सी किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि व्हील चेयर आने वाले जो बच्चा होता है वो विकलांग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि व्हील चेयर जो होता है आने वाला बच्चा वो शारीरिक रूप से निशक्तता का शिकार होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भी व्हील चेयर पर बच्चा आएगा वह दिव्यांग होता है, तो ऐसा बच्चा को है ना फ्रेंड्स समावेशी कक्षा में शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। ऑप्शन है ए ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, शिक्षण की सफल विधियों को पहचान करने में, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, शिक्षण की सफल विधियों की पहचान करने में जो है शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत ही मुख्य योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स पहले तो बात करते हैं इवान इलिच थे कौन। तो फ्रेंड्स इवान इलिच जो थे वह 20वीं शताब्दी के मतलब एक विचारक थे। ठीक है, 20वीं शताब्दी के विचारक थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए डी स्कूलिंग सोसाइटी, कार्योत्तर अनुसंधान क्षेत्र प्रयोग दूरस्थ शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और वह एक विचारक थे। ठीक है, और इन्होंने ही शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित मानदंड के मान्यता को खंडित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था को विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। मतलब किस अवस्था को विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था। ठीक है, और फ्रेंड्स किशोरावस्था का जो उम्र होता है वह 13 से 21 वर्ष तक उम्र होता है। ठीक है, और किशोरावस्था को भी दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा बांटा गया है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व किशोरावस्था और एक दूसरा जो है उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, जो पूर्व किशोरावस्था होता है उसका उम्र होता है 13 से 16 वर्ष। ठीक है, और उत्तर किशोरावस्था जो होता है उसका उम्र होता है 17 से 21 वर्ष। ठीक है, इसलिए किशोरावस्था का जो उम्र होता है उसको 13 से 21 वर्ष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति, अहिंसा। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, मुक्ति। ठीक है, जैन मतानुसार जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है वह है मुक्ति। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह हैं कौन, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह ऋषभदेव है, और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और फिर 23वें जो तीर्थंकर थे वह थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें जो तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। पूछ रहा है कि भारत में जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वह किस वर्ष में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय का जो मतलब होता है, मतलब ऐसा विश्वविद्यालय होता है जिसमें कि दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। ठीक है, किसका? दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से मुक्त विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 1966, 1985, 1986, 1982। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वह 1982 में स्थापित किया गया। कहाँ? तो हैदराबाद में किया गया। ठीक है, और उसका नाम क्या था? तो नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई। ए है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, बी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये सीबीएसई द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2008। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स भारत में जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो सभी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था। ठीक है, जिसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है। ऑप्शन ए है मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा की पुनः व्याख्या। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति थी। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कोठारी आयोग का जो गठन हुआ वह हुआ 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ठीक है, और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वह हुआ था फ्रेंड्स डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य था कोठारी आयोग का वह उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित उद्देश्य था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाना और सुझाव देना उद्देश्य था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। ऑप्शन ए है वेदांत, बी है जैन, सी है बौद्ध, डी है सांख्य। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बौद्ध। ठीक है, बौद्ध जो है वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन अस्तित्ववादी विचारक है। किलपैट्रिक, सार्त्रे, रूसो, फ्रोवेल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, क्योंकि अस्तित्ववादी जो विचारक थे वो सार्त्रे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय के से संबंध नहीं है। ऑप्शन है ए ज्ञान मूल्य रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, बी धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, सी सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, डी भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का समाजीकरण। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, प्रयोजनवाद जो है फ्रेंड्स वह शिक्षा के दर्शन का संप्रदाय जो है प्रयोजनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्न में से अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A,
अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 51 है। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 में, इसमें जो है फ्रेंड्स काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 42 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए, यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को हम इस शब्द में लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में इसे हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए अगर जो भी लेटर होता है उसको पहले हम डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें कितने लेटर है? इसमें 7 लेटर है, इसमें भी आपके 7 लेटर है। तो इससे हम क्या करते हैं, पहला 3, बाद का 3 और बीच का 1, पहला 3, बाद का 3 और बीच का 1 हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 7 नहीं, इसमें 8 लेटर है। ठीक है, तो 3 2 3 के डिवाइड में लेंगे। देखिए यहाँ पर एक कुछ लेटर छूटा हुआ है, COMPUT यहाँ पर आपका छूटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए C का पोजीशन 3 होता है, यहाँ पर देखिए COMPUTER, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है LNBVQSFU। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 3 को और इस 3 को और इस 2 को हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि C का पोजीशन आपका 3 है और B का पोजीशन आपका 2 है, तो ये कितना है, -1 आपको डिक्रीज कर रहा है। M का पोजीशन और L का पोजीशन, तो M का आपका 13 बनता है और L का कितना आपका 12 बनता है, तो ये कितना -1 है। O का 15 और N का 14, तो यहाँ पर भी आपका -1 है, तो यहाँ आपको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें P के बाद Q यहाँ पर +1 इंक्रीज कर रहा है, U के बाद भी यहाँ भी +1 इंक्रीज कर रहा है। ठीक वैसे ही R के बाद यहाँ पर S 1 इंक्रीज कर रहा है, E के बाद F 1 इंक्रीज कर रहा है और T के बाद U 1 इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है BULKHEAD। ठीक है, यहाँ पर B है, तो B से 1 माइनस होगा यहाँ पर A, L से 1 माइनस होगा यहाँ पर K और U से 1 माइनस होगा T। तो यहाँ KTA किस में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसको हम अल्फाबेट के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि गुणा का प्रयोग भाग के लिए प्लस के लिए किया जाए और भाग का प्रयोग माइनस के लिए किया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका 39 होगा, जहां पर प्लस है वहां पर प्लस ही रहेगा, ये आपका 23, जहां पर भागा है भाग के बदले क्या लिखे -21, और जहां पर गुना है गुना के बदले क्या लिखेंगे आपका 5। ठीक है, तो ये प्लस इस प्लस को अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 67 और ये माइनस कितना हो गया 21। इसको रिजल्ट निकालेंगे तो ये कितना होगा आपका 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है जेड को अगर 26 लिखते हैं, जेड का पोजीशन आपका 26 है, नेट का वैल्यू 39 है, तो नेट का वैल्यू अगर 39 लिखना है तो एन का वैल्यू आपका 34 है, यू का पोजीशन आपको 21 है और अगर टी का पोजीशन आपका 20 है। ठीक है ना, यहाँ पर नेट दिया हुआ है। ठीक है ना, एन का वैल्यू आपका यहाँ पर देखिए, एन का वैल्यू आपको होगा 14, ई का वैल्यू अगर लेते हैं तो ये आपका 5 और टी का वैल्यू लेते हैं तो ये आपका 20। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 39। ठीक उसी तरह अगर नट का हम लेते हैं तो एन का वैल्यू 14, यू का वैल्यू 21 और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20। अगर सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। तो ये इसमें हम क्या लेते हैं, पोजीशन को लेते हैं। ध्यान से रखिएगा, जेड का पोजीशन 26 होता है, उसी तरह नेट में सभी अल्फाबेट का पोजीशन को यूज करते हैं तो 39। नट NUT इसका पोजीशन कितना होता है आपका 14, 21 और 20। ठीक है, उसका होता है 55। अब यहाँ पर देखिएगा ए रिलेशन है आपका, ए डी का भाई है। ए के बारे में आपसे बोला तो कहते ए के बारे में बोला है कि ये आपका भाई है किसका, डी का।
ठीक है। डी बी का पिता है। अब यहाँ पर देखिए ये भाई है, डी पिता है, तो पिता ऊपर और पुत्र नीचे होता है, तो डी क्या है आपका, पिता है किसका, बी का। यहाँ पर देखिए ये पिता है बी का। फिर आगे क्वेश्चन कहता है बी और सी बहने हैं, बी और सी एक रेंज में होगा, ठीक है, एक जनरेशन है, तो ये क्या आपका बहन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, तो ए क्या हो जाएगा, इसके पिताजी का भाई है, तो सी का क्या हो जाएगा, चाचा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, चाचा। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को ज्ञात करें, ठीक है। जैसे शेर का रिलेशन माद से है, वैसे ही खरगोश का रिलेशन किससे होगा, तो शेर माद में रहता है, तो खरगोश किस में रहता है आपका, बिल में रहता है। किस में रहता है आपका, बिल में रहता है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आपका, गुणक से हम प्लस का अभिप्राय करते हैं और भाग से हम माइनस का अभिप्राय करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका 54 का 54 है, जहाँ भाग है माइनस क्या हो जाएगा आपका 16, फिर जहाँ माइनस है वहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा 3 अब प्लस 6, और यहाँ पर भागा क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़िएगा 54, 54 में से क्या आपका 48 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57, 57 माइनस 48 वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी अल्फाबेट है। ए का वैल्यू पोजीशन क्या है 1 है, बी ए आर 12 का 21 है, तो बी का पोजीशन आपका 2 होता है, ए का पोजीशन आपका 1 होता है, आर का पोजीशन आपको 18 होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 21। उसी तरह स्टार की अगर हम बात करें, एस का पोजीशन आपका 19, टी 20, टी का पोजीशन आपका 20, ए का 1 और आर का 18, सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका 58। एब्रोड की अगर हम बात करें, ए का वैल्यू 1, बी का पोजीशन 2, आर का होता है आपको 18, ओ का होता है आपको 15, ए का 1, डी का 4। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 41। तो सही पोजीशन और आंसर क्या हो जाएगा आपका 41। यदि किसी कूट भाषा में ब्रेक डाउन को इसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी भाषा में ऑर्गेनाइज्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, ये टोटल आपका 9 है, आप ऐसे लिख सकते हैं BREAKDOWN, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब शुरू का हम 4 ले, अंत का 4 ले और बीच का पोजीशन रहने दें, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ है क्या, BFSCJMVN और C आपको दिया, ठीक है। इसको भी हम 4 लेते हैं, इसका भी 4 लेते हैं और 20 का पोजीशन आपको रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, B से 1 बढ़ता है तो आपको C है, B 2 है और C 3 है, R से 1 बढ़ रहा है तो S है, E से 1 बढ़ रहा है तो F है, A से 1 बढ़ रहा है तो आपका B है, ठीक है। K से 1 माइनस होता है तो आपको J है, D से माइनस हो रहा है तो C है, N से माइनस हो रहा है तो M है, W से 1 माइनस हो रहा है तो B है, O से 1 माइनस हो रहा है तो N है। मतलब इस पोजीशन में 1 बढ़ रहा है और लास्ट 4 में पोजीशन 1 घट रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ORGAN है और फिर ISED है, ठीक है। तो जो O होगा वो चौथे पोजीशन में आपको क्या हो जाएगा P, O से 1 बढ़कर आपका P हो जाएगा, तो चौथा पोजीशन में यहाँ आपका P हो जाएगा। A है तो यहाँ बढ़कर आपको पहला पोजीशन पे B हो जाएगा, G है यहाँ पर G का हो जाएगा आपको H, और R है R का क्या हो जाएगा आपको S, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में एक लेटर दिया हुआ है जिसका जो आपको दिया हुआ N, ठीक है ना। N के बाद क्या हो जाएगा आपका M। अगर ये पांचों कहीं मिल रहा है तो देखिए BHSPM, BHSPM, देखो इसी में केवल मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B। 29 नंबर क्वेश्चन, A और B भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A और B के बारे में दिया है, ये दोनों आपस में क्या है आपका भाई, ठीक है। आगे C A का पिता है, C A का पिता है, मतलब ये आपका C है वो पिता है किसका A का। D C का पिता है, अब C के पिता क्या है आपका D है, तो ये एक जनरेशन और ऊपर चला जाएगा।
ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र है ई जो है पुत्र है किसका, बी का। मतलब 1 2 3 4 4 जनरेशन है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डी और ई से क्या संबंध है, तो डी क्या हो जाएगा, डी ए और बी का दादा है, तो ई का क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी का दादा है तो ई का क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। जो अक्षर नहीं है उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, देखिए ये आर का पोजीशन क्या होता है 18, डी का पोजीशन 4, एन का पोजीशन 14। तो यहाँ पर देखिए 14 और 4 को जोड़ने पर क्या होता है आपका 18। ठीक है, यहाँ बी का पोजीशन होता है 2 और भी का पोजीशन आपका 22। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका पोजीशन एक्स का पोजीशन कितना हो जाएगा 24, दोनों का पोजीशन आपका 24। इसी तरह अगर एफ का पोजीशन क्या होता है 6, एल का पोजीशन 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 18 किसका होता है, आर का होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आर। ठीक है, कह रहा कि 31 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 का सप्ताह कौन सा दिन है। देखिए दोनों जनवरी का है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लीजिए। ठीक है ना, 1 जनवरी से दूसरा 1 जनवरी तक 365 दिन होता है, 365 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 366। ठीक है, तो 366 में हम कितना से सप्ताह में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा आपका 2। मतलब अगर 1 जनवरी को बुधवार था तो उसके 2 दिन बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन ऐड होगा, शेष 2 बचा है, तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, बी ए से बड़ा है। ठीक है ना, याद रखिए बी ए से बड़ा है तो बी को हम ऊपर रखते हैं, ए को नीचे रखते हैं। बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ये सी से छोटा है। बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु वो ए से बड़ा है, डी जो है ए से बड़ा है। इसका मतलब ये होगा कि डी कहीं न कहीं ये ऊपर होगा और ई भी होगा आपका यहाँ पर। तो कहा यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी के बारे में बोला है आयु में डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन निकलेगा आपका ई। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन निकलेगा आपका ई। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, नंबर का है। पहले देखें, पहला पोजीशन 2 पर है, फिर 2 से 1 बढ़ा 2 3, फिर 1 बढ़ा 4, फिर 1 बढ़ा 5, फिर 1 बढ़ा 6, तो अंत में क्या हो जाएगा आपका 7। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 7। नीचे दिए गए विकल्पों संबंधित शब्द को ज्ञात करें। जनवरी का संबंध नवंबर से, तो रविवार का संबंध किससे होगा। ठीक है, जनवरी का संबंध अगर नवंबर से है तो आपको रविवार के संबंध के बारे में बोलना है। ठीक है, देखिए नवंबर में अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है जनवरी आता है। मतलब जनवरी में 2 घटाते हैं तो नवंबर आता है। तो रविवार में अगर हम 2 घटाएंगे तो कैसा हो जाएगा शुक्रवार आएगा, शनिवार माइनस शुक्रवार। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। नीचे दिए गए प्रश्न को श्रृंखला को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13 27 56 15, तो यहाँ देखिए 13 को अगर 2 से गुना करें और 1 जोड़े तो आपको 27 आता है। 27 को हम 2 से गुना करें 1 जोड़े 2 जोड़े तो कितना हो गया 56 आ गया। हम 56 को हम 2 से गुना करें 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा 115 आ गया। उसी तरह 115 में हम 2 से गुना करेंगे तो 230 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 234। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 234 यहाँ पर है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 234। नीचे के प्रश्न को श्रृंखला, ये भी आपको सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 19 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 23 आता है, 23 में हम अगर 3 जोड़ते हैं तो 26 आता है, 26 में हम 4 जोड़ते हैं तो 30 आता है, और 30 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 33 आता है। उसी तरह 33 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 37। एक बार 3 जोड़ते, एक बार 4 जोड़ते, एक बार 3 जोड़ रहे हैं तो एक बार 4 जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। ठीक है, देखिए अगर ये आज की बात है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले यहाँ पर शुक्रवार था। ठीक है, अगर ये शुक्रवार है तो ये शनिवार है, रविवार है, इसका मतलब आज का दिन कौन सा हुआ आपका सोमवार। ठीक है,
तो कह रहा है परसों कौन सा दिन होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद कौन हो सका, बुधवार। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, ये डायरेक्शन का है। डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि ए किसी निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है। ए को हम किसी निश्चित बिंदु से स्टार्ट करते हैं, वो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है, ये इस तरफ दाएं है और इस तरफ बाएं है, तो इस तरफ वो घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, फिर से दाएं घूमता है, फिर से ये दाएं घूमता है, ये 2 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में है, तो नीचे की तरफ आपका कौन सा दिशा है, साउथ है, मतलब कौन सा है आपका, दक्षिण है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम, ये भी सीरीज का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। 8 के बाद फिर शुरू हुआ 7 से, 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। 7 के बाद 6 से, 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। तो अब किससे शुरू होगा आपका, 5 से होगा। ठीक है, पहले 8 से, फिर 7 से, फिर 6 से, अब 5 से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, इस दोनों का रिलेशन इससे निकालना है। तो कैसा हो सकता है, 8 को अगर हम 5 से गुना करें, ठीक है, और -8 घटा दे, 8 5 से 40 -5, तो क्या आएगा आपका 32। इसी तरह देखिए, 9 को अगर 6 से गुना करें, 9 छक 54 में अगर 6 घटा दे तो 48। उसी तरह अगर हम 7 को 9 से गुना करें और फिर उसमें 9 घटा दें, तो 63 में से 9 गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 54। ठीक है ना, क्या होगा आपका 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति दर से 2 पाइप खरीदता है। उस एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि, मतलब जितना उसको लाभ हो रहा है उतना ही उसको हानि हो रहा है। इसका मतलब लाभ हानि दोनों बराबर है। रिजल्ट में क्या हो जाएगा, 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग 2450 है। तो देखिए, एक धनात्मक संख्या और उसके वर्ग को अगर हम लिखते हैं तो सम कितना है, 2450। ठीक है, अब इसको हम बाइफरकेट अलग करेंगे तो x1 + x का वैल्यू आएगा, और इसको भी अगर अलग कीजिएगा तो ये 49 गुने क्या आएगा, 50 के टर्म में आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 49 हो जाता है और x + 1 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 50। तो करा उस धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें, धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका, 49। ठीक है, जब एक संख्या को 15 20 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष क्या, 8 आता है। तो फिर इस सबसे छोटी संख्या क्या हो, तो देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें, इसका मतलब उसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 15 20 और अगर 35 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 420। ठीक है ना, और शेष जो भी आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 428। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 428। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है, मतलब 27 आपका मिल्क है और 5 आपका पानी है। ये मिल्क और वाटर का 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण को प्राप्त करने के लिए हमको रिजल्ट क्या चाहिए, 3 और 1 का अनुपात। तो कितना अधिक पानी मिलाएगा, तो क्वेश्चन कर रहा है कि पानी की संख्या आपसे पूछ रहा है कि पानी कितना लीटर मिलाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मिल्क कांस्टेंट है तो पहले इस दोनों को हम कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 1 है तो इसको अगर 9 से गुना करें तो ये 27 और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 5, मतलब यहाँ पर जो हमारा 32 यूनिट है वो किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। हम ऐड कितना कर रहे हैं, पहले 5 इकाई था, अब कितना है, 9 इकाई। इसका मतलब ऐड कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो 80/32 और ये कितना से गुना करेंगे, 4 से। 4 से करेंगे तो 8 और 8 से करेंगे तो ये आपका 10, मतलब कितना लीटर हम ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी 20 सेब को 100 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसमें 100 रुपया में कितने सेब खरीदे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य × 100 + प्रॉफिट / 100।
ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया में 20 बेच रहा है, तो एक का दाम कितना हो जाएगा, आप लगाइए, एक का दाम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। एक का दाम अगर हम लेते हैं तो एक का दाम क्या हो जाएगा, 100 बटा, यहाँ पर नहीं होगा, एक का दाम हो जाएगा 100 बटा 20, ठीक है। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट 20 है और 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 बटा 100। अब इसको काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स होगा, ठीक है ना। और अगर हम 5 से हम काटें तो ये होगा 20 छक और 20 से आपका 5, तो रिजल्ट कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर ये हो जाएगा 25 बटा 6। आपसे पूछा 100 रुपया में कितना सेब खरीदे, तो 25 रुपया में अगर 6 सेब खरीद रहा है तो 100 रुपया के लिए ऊपर से भी 4 से गुना कीजिए, नीचे भी से 4 से गुना कीजिए, तो 25 चौका 100 और 6 चौका 24, मतलब कितना सेब वो खरीदा, वो 24 सेब खरीदा है, ठीक है। ए का 33% बी के 55% के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, ए का 33% बराबर है बी का 55% का, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, मतलब अगर वैल्यू ए बटा बी को लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटा 3, मतलब 5:3। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 220 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, कितने समय में वो एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन को विपरीत दिशा में चल रहा है। कहने का मतलब ट्रेन अगर इस दिशा में चल रहा है तो वो आदमी आपका इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी कितना दिया हुआ है, 220 मीटर लंबा ट्रेन है, चाल इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर है तो इसको भी मीटर में हम बदलेंगे, तो मीटर बदलेंगे तो कितना हो गया, 5/18, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, 11 से 6 टाइम्स और 11 से आपका 2 20 टाइम, 2 से करेंगे तो आपका 3 टाइम और 2 से करेंगे तो 10 बार करेगा, 3 से करेंगे तो 6 बार करेगा, 5 से करेंगे तो 2 बार करेगा, ये ऊपर की तरफ चला गया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड में वह व्यक्ति उस विपरीत दिशा में आती हुई ट्रेन को पार करेगा। 4.9% को रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 4.9% को हम क्या लिख सकते हैं, 4.9% के बच्चे नीचे 100, तो 0.049%, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 0.049%, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वैल्यू की कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है, तो 270 व्यक्ति, मतलब 270 व्यक्ति काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो MDH का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 270 गुने 10, तो कह रहा है कि 180 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। 270 आदमी 10 दिन में, तो 180 आदमी कितने दिन में, तो 9 से करेंगे तो 3, 9 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 5, 5 तिहाई 15, टोटल दिन कितना हो गया, 15 दिन में काम को समाप्त कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, फिर उसमें ऐड करेंगे 17 + 19 और +23, ठीक है। अच्छा, इसका प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 100, एक और बचा 29, तो जोड़ कर देंगे 129, याद रखिएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, 100, अंतिम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 29, जो 31 से कम है, तो सही ऑप्शन हो गया 129, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मैथ रीजनिंग था पहला सेट, अच्छा रहेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है।